विद्यार्थियों, कृतिका चैप्टर 1 इस जल प्रलय के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि दशहरा के दिन रामलीला के में जिस तरह राम के रथ की प्रतीक्षा के लिए लोग खड़े रहते हैं, वैसे ही गांधी मैदान की रेलिंग में हजारों लोग जमा थे। इसके बाद का अंश इस तरह है। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेलकूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण आच्छादित हो रहा था। लेखक यहाँ पर अपने बचपन की बातों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जब गांधी मैदान में खेलों का उत्सव या खेलों का आयोजन होता था, तो वो उनकी पुरानी यादों पर, हमारी जो बचपन की बातें हैं उस पर एक गेरुए रंग का आवरण जो है जैसे ढक लिया जा रहा हो, ऐसा महसूस हो रहा था। मतलब धीरे धीरे पुरानी यादें जैसे मिटती जा रही हों, ऐसा महसूस हो रहा था। लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि जो पुराने समय की जो बातें हैं वो जैसे सामने से अब ओझल हो रहे हों, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। आगे लिखते हैं, इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, इह, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। लेखक यहाँ उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि दानापुर जो इलाका है वो पूरा जब जलमग्न हो रहा था, तो वहाँ के जितने भी पटना के जितने ऑफिसर्स हैं या बाबू हैं, वो एक बार भी उस स्थान को देखने के लिए नहीं गए, उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए नहीं गए। आगे लिखते हैं कि मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। मतलब लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि अपने कवि मित्र को वो इस बात की जानकारी देते हैं कि आम आदमी वही है जिसकी चर्चाएं ज़्यादातर साहित्यिक गोष्ठियों में या साहित्यिक सम्मेलनों में होती है। वो बताना चाहते हैं कि इस वक्तव्य में यदि सिर्फ दानापुर स्थान का बदल दिया जाए और उसके स्थान पर उत्तर बिहार यदि लिख दिया जाए या कोई भी बाढ़ग्रस्त इलाका का नाम लिख दिया जाए, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये जो वाक्य उसने कही है पूरे बिहार राज्य के लिए ही लागू होती है। आगे लेखक लिखते हैं, शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रकाशित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कंठ होकर सुन रहे थे। इस उत्कंठ शब्द का अर्थ हम आपको बता दें कि जो सुनने के लिए उत्सुक होते हैं, उसके लिए यहाँ पर ये उत्कंठ दिया हुआ है। तो लेखक बताना चाहते हैं कि शाम का 7:30 का वक्त हो चुका था और आकाशवाणी जो केंद्र है पटना, वहाँ से स्थानीय समाचार प्रसारित होना शुरू हो गया था। और जैसे ही वो प्रसारित होना है वहाँ से शुरू होता है, तो पान की दुकानों के सामने लोग जो हैं चुपचाप खड़े हो जाते हैं और बड़े ध्यान से उस समाचार को सुनते रहते हैं जो बाढ़ की त्रासदी की तस्वीरें व्यक्त करता है। प्रसारित समाचार कुछ इस तरीके से था, पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ी तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। इसका मतलब यह है कि पानी जो है उसका भयावह रूप स्टूडियो तक भी पहुंच गया है और स्टूडियो की जो सीढ़ियां हैं वहां पर भी करीब करीब पहुंच ही चुका है और कुछ ही क्षण के बाद हमारे शायद स्टूडियो में भी प्रवेश कर जाएगा। समाचार दिल दहलाने वाला था, कलेजा धड़क उठा, मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी। लेखक बताते हैं कि जो ये समाचार था वो काफ़ी जो है डरावना था और हमारा हृदय जो है तेज़ी से धड़क उठा और हमारे जो मित्र थे कवि, उनके चेहरे पर भी इस आतंक की रेखाओं को देखा जा सकता है। आगे लिखते हैं, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नज़र नहीं आ रहा था। मतलब वहाँ की परिस्थिति ऐसी थी कि लोग जो हैं वो शुरू से ही जैसे इन सब चीज़ों के आदी हो चुके हों, इस वजह से कोई डरा हुआ नहीं था, कोई सहमा हुआ नहीं था, बल्कि सब हिम्मत से इन सब समस्याओं का सामना कर रहे थे। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो भी पानी का भयावह रूप देख करके लौट रहे थे, वो सभी आपस में प्रसन्न थे, खुश थे और हंस बोल भी रहे थे, क्योंकि उनमें उत्साह की कोई कमी नहीं थी। आगे लिखते हैं कि बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। इसका मतलब क्या है, वो बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर के जैसे बाढ़ की परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हों, तत्पर हों, ऐसा महसूस हो रहा था। आगे लिखा है, हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक
और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन्न संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। लेखक बताते हैं कि हाँ, दुकान जो आसपास की थे उसमें कुछ ना कुछ सामानों का हेर-फेर किया जा रहा था। कुछ सामान नीचे से ऊपर रखे जा रहे थे ताकि निचले हिस्से में यदि पानी आ भी जाए तो उन सामानों की रक्षा की जा सके, उनको बचाया जा सके। और रिक्शा और टमटम जो और इसके अलावा ट्रक और टेम्पो, ये जो जितने भी साधन होते हैं आवाजाही के, मतलब इन पर जो है सामान लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा था। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी, मतलब दुकानों में इतनी ज़्यादा लोगों की खरीदने के लिए वहाँ पर पहुँच नहीं रहे थे, बल्कि लोग जो थे सिर्फ समाचारों को सुनने या वहाँ की परिस्थितियों को जानने के लिए वहाँ पर उपस्थित हो रहे थे। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। लेखक बताते हैं कि जितने भी पान वाली दुकानें थीं, उन सब की बिक्रियाँ अचानक बढ़ गई थी क्योंकि लोग जो थे अचानक वहाँ पर पहुँचे थे। इस वजह से वहाँ पर की जो परिस्थिति है वो इसी तरह की थी। लेखक आगे यह भी लिखते हैं कि आसन्न संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था, मतलब पास आए हुए इस मुसीबत से कोई भी जो था वह डरा हुआ नहीं दिख रहा था। सभी जो थे बहुत ही हिम्मत से आगे बढ़ रहे थे। लेखक लिखते हैं कि पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नज़र आ रही थीं। आप जानते हैं मुहर्रम जो है मुस्लिम्स का एक त्यौहार होता है जिसमें मातम मनाए जाते हैं। तो मातमों में लोगों के जो चेहरे होते हैं उनकी रंगत जो रहती है वो ज़्यादातर बहुत मायूसी छा जाती है। ठीक ऐसे ही कुछ उनकी सूरत भी हो चुकी थी, इसलिए वो कह रहे थे कि पान वाले जो दुकान थी उसके सामने एक इंसान यानी व्यक्तियों के ऊंचाई के आधार पर जी यदि देखा जाए तो ऐसा एक आईना लगा हुआ था जिसको आदमकद कहते हैं। उस आईने पर हम अपनी तस्वीर देखें तो हमें लग रहा था कि जैसे हम मुहर्रम में किसी मातम में शामिल हुए हों, ऐसा हमारा चेहरा दिख रहा था। आगे लिखते हैं, मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ से खड़े लोग किसी भी क्षण उठाकर हम पर हंस सकते थे। ज़रा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि यहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थीं कि एक बार डूब ही जाए धनुकोष्ठी की तरह पटना, लापता ना हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएगा, चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं, बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं, भाई यही माकूल मौका है इनकम टैक्स वालों को, एन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए, आसामी बामाल। मतलब एक तरीके से वो बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर जितने भी प्रशासन है, प्रशासनिक कार्यवाही की जाती है, उस सब को वो एक तरीके से यहाँ पर सबको जैसे इंगित करते हुए, संकेत करते हुए बताते हैं कि हमारे यहाँ पर कैसी परिस्थिति है कि अभी जो है इस भयानक त्रासदी पर हम लोग जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ना, तो यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि पटना शहर ही वो लापता हो जाए। और सबसे अच्छा होगा कि हम लोग अभी गोल घर के ऊपर के छज्जे पर जा कर के ताश की गड्डी लेकर के यदि बैठ जाएं तो हमारे लिए यह एक मनोरंजन का समय हो सकता है। किसी ने कहा कि क्यों ना बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर ही इस तरीके का हम लोग खेल शुरू करें। यही एक सही मौका है, क्योंकि इनकम टैक्स वालों के लिए यहाँ पर काले कारोबारियों के घर में यदि छापा मारा जाए तो या तो आसामी मिलेगा या फिर उसका माल। मतलब एक तरीके से तरह तरह की बातें लोगों के बीच में हो रही हैं। लेखक आगे बताते हैं कि राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थीं। मतलब राजेंद्र नगर जो चौराहा है उस पर जो मैगजीन का कॉर्नर था वहाँ पर आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं जैसी थीं वैसी बिछा करके रखी गई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक साथ ही ले लूँ। मतलब वहाँ पर भी लोग अभी भी उन मैगजीनों को खरीदने के लिए आ रहे थे, तो लेखक ने भी सोचा कि क्यों ना एक सप्ताह की पत्रिकाएं मैं एक हफ्ते की जो पूरी खुराक है उसे ही एक साथ ले लूँ। क्या ले लूँ ये भी सोचने लगे, हेडली चेज़ या एक सप्ताह के लिए फ्रेंच या जर्मन सिखाने वाली किताबें या योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मतलब तरह तरह के विचार उनके लेखक के मन में थे। इसके बाद वो आगे लिखते हैं, मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मतलब वो बताते हैं कि कृष्णा जो मालिक है वह अचानक जो है लेखक को देख करके मुस्कुराता हुआ देखने लगा और किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मतलब उसको जैसे
लेखक के मन की बात को वह जान गया हो, भांप गया हो। इस तरीके से उसने क्या किया, तुरंत ही जो है वो कई सारी पत्रिकाएं, जिसमें हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी की सिनेमा से रिलेटेड जो पत्रिकाएं हैं, मतलब सिने पत्रिकाएं, उन्हें लेकर के लौटा और लेखक को उसने दिया। लेखक बताते हैं, मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें, बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। मतलब एक तरीके से आतंक का यह माहौल सबके दिमाग में था, तो लेखक ने भी अपने मित्र से इस बात को जाहिर कर दिया कि कल वही आदमी एक दूसरे की खबर लेगा जो कम पानी में होगा, क्योंकि जो ज़्यादा पानी में रहेगा उसके पास ऐसी परिस्थिति होगी ही नहीं कि वो दूसरे की खबर ले सके, क्योंकि अपनी जीवन की जद्दोजहद में वह पूरा समय गुजारता हुआ दिखेगा। लेखक आगे लिखते हैं कि फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज़ चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। मतलब लेखक बताते हैं कि वह परती क्षेत्र के एक फ्लैट में रह रहे थे, तो उस फ्लैट में वो पहुंचे ही थे कि जनसंपर्क की गाड़ी, मतलब लोगों के बीच में जो सबको सूचना देने वाली गाड़ी है, वह लाउड स्पीकर से, यानी माइक से बहुत तेज़ घोषणा करती हुई आगे बढ़ रही थी और वह राजेंद्र नगर भी पहुंच चुकी थी। लेखक बताते हैं कि वहाँ से जो गाड़ी गुजर रही थी उसकी आवाज़ जो है वो 4 बार प्रतिध्वनित होती थी। मतलब कहीं पर भी यदि कोई घोषणा होती थी तो उसकी आवाज़ें इमारतों और ब्लॉकों से टकरा करके वह 4 बार प्रतिध्वनित होती थी, माने बार बार यह आवाज़ सुनाई देती थी। आगे लिखते हैं, सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। मतलब यहाँ पर जो सिनेमा की गाड़ी है, जब भी यहाँ पर कोई एक बार लॉटरी की भी प्रचार गाड़ी यदि आती है, तब भी वह एक बार भाइयों पुकार करके चुप इसलिए हो जाती है क्योंकि यह प्रतिध्वनित होती रहती है, भाइयों भाइयों भाइयों। वो भी लेखक ने यहाँ पर हुबहू ऐसे शब्दों में लिख दिया है। फिर आगे लिखते हैं, एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास आलाप उठता है, सुन मेरे बंधु रे सुन, सुन मेरे मितवा। इस तरीके से वो गीत गाता है। तो वह गीत जो है वो बार बार गूंजती रहती है। लेखक इस बात को भी यहाँ पर बताते हैं। वे आगे लिखते हैं, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। मतलब यहाँ पर जो चेतावनी देने वाली बात यह थी, जनसंपर्क की गाड़ी के द्वारा वह ऐलान किया गया कि भाइयों बहुत जल्दी ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी जो है रात के ठीक 12 बजे करीब लोहानीपुर में पहुंच जाए और वहां से फिर होता हुआ कंकड़बाग और पूरी तरीके से राजेंद्र नगर में भी प्रवेश कर जाए। इसलिए इस आतंक से बचने के लिए आप सभी सावधान हो जाएं, ताकि आप इस विभीषिका को भी झेल सकें, उसका सामना कर सकें। उसके लिए आप पहले से ही तत्पर हो जाएं। लेखक ने यह भी लिखा है कि इस तरीके से यह जो ध्वनि है वो बार बार प्रतिध्वनित होती जा रही थी कि सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। मतलब यह प्रतिध्वनि जो है कई बार सुनाई दे रही थी। लेखक कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में मैंने फिर अपनी गृह स्वामिनी से इसका हाल पूछा, गैस का क्या हाल है। मतलब लेखक कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी से इस हाल के बारे में पूछता हूँ कि गैस की परिस्थिति क्या है। तो उनका जवाब आता है, बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर किरासिन एक ही बोतल। इस बात को लेखक बताते हैं कि उनकी पत्नी से इस तरीके की आवाज़ उनको सुनाई दी। उन्हें इसका जवाब मिला कि सिलेंडर में कोई यदि मीटर होता तो उससे उसके अंदर कितनी गैस बची है इसकी जानकारी आसानी से हो जाती, लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं। इस वजह से इसका पता नहीं चल रहा था। लेकिन उनके सामने कोयला जो था वो उनके सामने दिख रहा था, वो उसका उनको अंदाज़ था। वो बोलते हैं कि 1 या 2 दिन तक कोयला चलेगा। और स्टोव भी है, और केरोसिन की जो तेल की बोतल होती है जिसको हम लोग घासलेट कहते हैं, इस घासलेट की बोतल में 1 लीटर ही एक ही बोतल बची है जो
कितने दिन चलेगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। आगे लिखते हैं, फिलहाल बहुत है, बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर वूटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कब आ धमके। मैंने कहा, मतलब लेखक भी कम नहीं थे, उन्होंने अपनी पत्नी को वैसे ही जवाब दिया कि बाढ़ का पानी भी कोई मीटर से मापा नहीं जा सकता, अर्थात उसकी माप कर पाना बहुत ही मुश्किल है। एक तरीके से देखा जाए तो लेखक बताना चाहते हैं कि बाढ़ का कभी भी कोई दिशा निश्चित नहीं होती और कितनी तादाद में पानी आएगा यह भी निश्चित नहीं होता। इस वजह से यह आतंक बना रहता है, इसलिए इसका भी कोई यदि मीटर होता तो इससे जानकारी हमारे सामने होती, लेकिन ऐसा यह प्राकृतिक आपदा है, इसकी कोई जानकारी हमारे सामने पहले से नहीं होती। विद्यार्थियों, हमने आपसे पहले भी कहा है कि यह जो चैप्टर है यह बहुत ही बृहद है, विस्तृत है, इसलिए इसको मतलब कई पार्टों में हमें प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो हमने कहा था कि ये शेषांश होगा, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया है, इसलिए हम तीसरा पार्ट भी इसका तैयार करके बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखा और इसे समझने की कोशिश की, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत अमूल्य समय का योगदान दिया। आप सभी के सहयोग के लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको एक बात और बता दें कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को और उस बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि आपको लगातार इस एजुकेशन से संबंधित जो वीडियो हैं लगातार आपको मिलती रहे। थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स, टेक केयर एंड बाय बाय।